एक जीनियस हाई स्कूल स्टूडेंट को एक दिन एक डेथ नोट पड़ी हुई मिलती है और इस नोटबुक में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो 40 सेकंड के अंदर अंदर मर जाएगा। और अब इस नोटबुक का यूज करके ये लड़का इस दुनिया का एक नया भगवान बन जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शिनिगामी को देखते हैं जिसे जापानीज कल्चर में गॉड ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इंडिया में हम इसे भैंसे वाला कहते हैं। और हम एक पर्टिकुलर शिनिगामी को देखते हैं और इस शिनिगामी का नाम होता है रियुक और वो बैठकर कुछ सोच रहा होता है और वहाँ पर उसके जो बाकी उसके साथी शिनिगामी होते हैं वो सब बैठे आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग किस्म की फालतू की गेम्स खेल रहे होते हैं। और इधर दूसरी तरफ हम लाइट यागामी को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और ये बंदा एक जीनियस होता है। अब क्लास खत्म हो जाती है और जब वो घर की तरफ वापस जा रहा होता है तो एक पब्लिक टेलीविजन में हम एक न्यूज रिपोर्टिंग को देखते हैं जहाँ पर अलग अलग किस्म के क्राइम्स की न्यूज को कवर किया जा रहा होता है और देखते हैं कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम्स बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अब रियुक और लाइट इन दोनों की सोच में एक सिमिलैरिटी होती है। इन दोनों का मानना होता है कि हमारी दुनिया सड़ चुकी है और हमें इसे बदलने की जरूरत है। अब अगले दिन लाइट फिर से क्लास में आता है और वो लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे पहले से ही सब कुछ आता होता है जो क्लास में चल रहा था और खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक नीचे जमीन पर आकर गिरती है और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो नीचे जाता है उस नोटबुक को देखने और उसके पास जाकर देखता है कि वो नोटबुक अभी भी वहीं पर पड़ी थी। और जैसे ही वो उस नोटबुक को उठाता है तो वो देखता है कि उस पर डेथ नोट लिखा होता है। अब वो उस बुक को ओपन करता है और देखता है कि उस पर लिखा होता है कि जिस भी इंसान का इस डेथ नोट पर नाम लिखा होगा उस इंसान को मरना होगा। और लाइट को लगता है कि ये फालतू की चीज है कोई, तो वो उस नोटबुक को वापस रख देता है जमीन पर। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, भाई कुछ भी लिखा हुआ है तो ये प्रैंक है पक्का कोई। लेकिन फिर भी लाइट के मन में एक क्यूरियोसिटी जग जाती है और उसे जानना होता है कि क्या ये सच में तो नहीं है, कैसा हो सकता है कि ये कोई प्रैंक ना हो। और अब घर वापस जाते वक्त वो उस डेथ नोट को उठा लेता है और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो वो उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है और उसमें लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम तुमने इस डेथ नोट में लिखा है वो इंसान 40 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए ताकि अगर वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो गलती से वो ना मर जाए। और सिर्फ हार्ट अटैक से नहीं, उस इंसान को किसी बीमारी या किसी एक्सीडेंट वगैरह से भी मरवाया जा सकता है। और इस ऑप्शन को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे का नाम लिख के जिसे आप मरवाना चाहते हैं 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर पूरा डिस्क्राइब करना होता है कि किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए, कहां पर उसकी डेथ होने वाली है, किस टाइम पर होने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है मन में प्रैंक के नाम पे काफी ज्यादा डिटेल्ड है भाई ये चीज, तो क्यों ना इसे ट्राई करके देखा जाए। और अब लाइट एक पेन उठा लेता है लेकिन वो नाम लिखने से पहले सोचता है कि अगर मैंने नाम लिखा इस पे और अगर सही में कोई मर गया तो भाई इससे तो मैं एक मर्डर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वो टीवी पर देखता है कि एक लाइव न्यूज में एक क्रिमिनल ने एक बिल्डिंग के अंदर कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स को बंदी बना लिया होता है। और न्यूज रिपोर्टर बताता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसने पिछले हफ्ते ही शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था और उस टीवी के ऊपर उस क्रिमिनल का नाम और उसका चेहरा दिखा दिया जाता है। और अब लाइट उस बंदे का नाम और चेहरा देखकर उस डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है। और अब लाइट 40 सेकंड तक वेट करता है और वेट करने लगता है उस इंसान की डेथ न्यूज को सुनने के लिए। लेकिन 40 सेकंड होने के बाद भी कुछ नहीं होता और उसे लगता है कि ये तो भाई फालतू की चीज है, किसी ने प्रैंक किया पक्का मेरे साथ, मेरा शक सही था, कुछ नहीं है ये। और ये सोचकर वो टीवी को बंद करने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग में मौजूद सभी के सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं और उन्हें कोई भी चोट वगैरह नहीं लगी होती। और तभी एक न्यूज रिपोर्टर बताता है उन टीचर्स और स्टूडेंट्स से हमें खबर मिली है उस बिल्डिंग में मौजूद जो क्रिमिनल था वो हार्ट अटैक से मर चुका है। टीचर्स ने बताया कि वो बंदा अचानक से ही नीचे जमीन पर गिर गया और उसकी डेथ हो चुकी है। और तभी लाइट समझ जाता है कि वो बंदा हार्ट अटैक से मर चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसा उसने डेथ नोट में लिखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अब भी लाइट को यकीन नहीं होता और वो सोचता है कि ये एक इत्तेफाक ही होगा, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये चीज सही में काम करती है क्या। और वो सोचता है कि उसे एक और बार इसको यूज करके देखना होगा कंफर्म करने के लिए। अगले दिन लाइट अपने स्कूल पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक सूडो नाम का लड़का जो कि एक बुली होता है एक लड़के को तंग कर रहा था और उसके पैसे भी मांग रहा होता है उससे। लाइट मन में सोचता है कि अगर ऐसा कोई बंदा दुनिया से अगर गायब हो भी जाए तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा, मुझे तो लगता है उल्टा बढ़िया ही हो जाएगा। लेकिन वो सोचता है मन में कि उसे ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना चाहिए जिन्हें वो जानता है क्योंकि उससे वो फंस सकता है। अब लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और वो देखता है रास्ते में कि एक मोटरसाइकिल पे कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। अब लाइट एक शॉप के अंदर चला जाता है और वो सुनता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया है शिबुइमारो। अब लाइट उस दुकान के अंदर आ जाता है और उस बंदे का नाम अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख देता है क्योंकि डेथ नोट में लिखते वक्त स्पेलिंग एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए, इसीलिए वो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उस तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के उस बंदे का नाम लिख देता है डेथ नोट में। और लाइट उस बुक में कॉज ऑफ डेथ में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है। और अब 40 सेकंड बाद वो लड़की जब अपनी जान बचाकर उनसे भागने लगती है तो वो उस गैंग का लीडर अपनी बाइक से उसका पीछा करता है। लेकिन तभी एक ट्रक वहां पर आ जाता है और वो उस लीडर को उड़ा देता है और जैसा कि उसने लिखा था एक ट्रैफिक एक्सीडेंट से उसकी मौत हो जाती है। और अब इससे लाइट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये डेथ नोट बिल्कुल असली है और काम करती है। अब इस वक्त तक लाइट 2 लोगों को मार चुका होता है और उसका दिमाग घूम रहा होता है और उसको काफी बुरा फील हो रहा होता है कि उसने ये क्या कर दिया भाई, ये तो मर्डर बन गया मैं तो। और दूसरी तरफ हम शिनिगामी को देखते हैं और रियुक बाकी शिनिगामीज को बताता है कि उसने अपनी डेथ नोट को गिरा दिया है अर्थ पे और बाकी लोग उस पे हंसते हैं। और हम देखते हैं कि रियुक के पास एक दूसरी डेथ नोट भी होती है। और तभी हम एक पोर्टल को देखते हैं जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी रेल्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। और तभी रियुक अपने पंख फैलाकर उस पोर्टल से इंसानी दुनिया में आ जाता है। और इधर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मॉम को एक टेस्ट देता है जिसमें भी वो फर्स्ट आया होता है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लाइट सीधा अपने रूम में चला जाता है। अब लाइट उस डेथ नोट को ओपन करता है और हम देखते हैं कि उसने बहुत सारे नाम लिख दिए होते हैं वहाँ पर, और उन सभी नामों को देखकर हंसने लग जाता है। और तभी रियूक वहाँ पर आ जाता है और रियूक को देखकर लाइट बुरी तरह से डर जाता है और नीचे गिर जाता है डरकर। वो शिनिगामी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें डेथ नोट के बारे में पता चल चुका है, मैंने ही उसे गिराया था, मैं एक शिनिगामी हूँ। लाइट उसे कहता है, हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था ये कोई आम नोटबुक नहीं है, इसको इस्तेमाल करने की वजह से कभी ना कभी तो मुझे मौत का सामना करना ही है। अब रियूक उस डेथ नोट को देखता है और काफी इंप्रेस हो जाता है देखकर कि लाइट ने सिर्फ 5 दिनों में ही उस डेथ नोट में इतने सारे नाम लिख दिए थे। लाइट उससे पूछता है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई सजा देने आए हो? रियूक कहता है, कौन सी सजा भाई, एक बार ये इंसानी दुनिया में गिर जाए तो ये उसी इंसान की हो जाती है जो इसे उठाता है, और अब ये डेथ नोट तुम्हारी है, तुम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, और अगर तुम इसे नहीं यूज करना चाहते तो किसी और को दे दो, लेकिन उसके बदले मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरीज को मिटाना होगा। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जो लोग डेथ नोट को यूज करते हैं वो ना ही हेल जा पाते हैं ना ही हेवन में, और जब तुम्हारा मरने का समय आएगा मैं अपनी डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब रियूक लाइट से पूछता है कि उसने बाकी क्रिमिनल्स को तो हार्ट अटैक से मारा, लेकिन उसने उस गैंग लीडर को ट्रैफिक एक्सीडेंट से क्यों मारा था? लाइट बताता है, हाँ मैं चेक करना चाहता था कि अगर सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मरने वाले हैं तो जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, और अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया से क्राइम को खत्म करूं, और अब जब लोगों को पता चलेगा कि ऊपर वाला सब देख रहा है तो सभी के सभी लोग सुधर जाएंगे और कोई भी क्राइम नहीं होगा दुनिया में, और एक अच्छी लाइफ जीना शुरू कर देंगे बिना कोई क्राइम किए। मैं इस नई दुनिया का एक नया भगवान बनूंगा। और ये देखकर रियूक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है, भाई अब तो मजा आने वाला है। अब अगले दिन लाइट स्कूल खत्म होने के बाद वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है और रियूक लगातार उससे बात करने की कोशिश करता है, और लाइट उसे कहता है, ओ भाई थोड़ा सा चुप कर ले, तेरी आवाज नहीं सुन सकते लोग पर मेरी तो सुन सकते हैं ना। अब एक बंदा लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट कहता है कि भाई नहीं यार अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अब लाइट अपने घर पहुंच जाता है और फिर से बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम लिखना शुरू कर देता है। तो लाइट रियूक को बताता है कि उसके पास यही टाइम होता है डेथ नोट पे नाम लिखने का, और साथ ही साथ उसे अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी है। लेकिन तभी लाइट की बहन दरवाजा खटखटाने लगती है। लाइट की बहन का नाम सायो है और उसकी बहन उसे कहती है कि उसे होमवर्क में उसकी हेल्प की जरूरत है, और लाइट जल्दी से डेथ नोट को अपने ड्रॉर के अंदर रख देता है और ड्रॉर को बंद कर देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। अब रियूक लाइट को बोलता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, क्योंकि तुमने वो डेथ नोट सबसे ऊपर वाली ड्रॉर में रखी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर कोई और उस डेथ नोट को टच करेगा तो वो भी मुझे देख पाएगा। लाइट कहता है, भाई ये क्या बंदा है भाई, ये पहले नहीं बोल सकता मुझे ये बात, ये देखो भाई ये मुझे अब बता रहा है ये बात इतनी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी लाइट घबराता नहीं है और शांत दिखने की कोशिश करता है अपनी बहन के सामने, और अपनी बहन की हेल्प करता है होमवर्क में। और दूसरी तरफ हम ICPO को देखते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर सभी देशों के ऑफिशियल मेंबर्स बैठे होते हैं, और वो सभी लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक ही हफ्ते में 52 क्रिमिनल्स की डेथ हुई है, वो भी हार्ट अटैक से। उसमें से एक ऑफिशियल बोलता है, तो भाई दिक्कत क्या है, क्रिमिनल्स ही तो मर रहे हैं, उन्हें तो वैसे भी फांसी की सजा होने वाली थी, सबके सब क्रिमिनल्स हैं। मैं तो कहता हूँ बढ़िया हो रहा है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है क्या, मतलब इतने सारे लोग कैसे मर सकते हैं भाई, और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और सभी को एक साथ हार्ट अटैक आ रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो नामुमकिन है। और तभी उनके मीटिंग का हेड उन्हें शांत करता है और बोलता है, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें एल को बुलाना होगा। और तभी सभी लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों से बात करने लगते हैं कि भाई ये एल कौन है भाई, एल फॉर व्हाट। और तभी उनका चीफ उन्हें बताता है कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता, और इंसानियत के आज तक के जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस हुए हैं उन्हें एल ने ही सॉल्व किया है, और वो ICPO का हुक्म का इक्का है, और हमने जितने भी केसेस उसे आज तक दिए हैं उसने सभी के सभी हमें सॉल्व करके दिए हैं। लेकिन तभी उसमें से एक मेंबर बोलता है कि हम उसे कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हम इसे बुलाना है यहाँ पे तो। और हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत ज्यादा घमंडी है भाई, वो सिर्फ उन्हीं केसेस पे काम करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। लेकिन तभी उसके इस सवाल का जवाब एक लंबा सा आदमी देता है उसे। उस बंदे का चेहरा छुपा होता है और उसने एक हैट पहनी होती है, और चीफ अपने साथ बैठे एक एम्प्लॉय को बताता है ये बंदा ही है जो एल से कांटेक्ट करता है। वो बंदा बताता है कि एल ने पहले से ही इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दिया। इस बंदे का नाम वाटारी है, और अपना लैपटॉप ओपन करता है, और तभी हम एल का मैसेज सुनते हैं और सभी ऑफिसर्स को बताता है, गुड मॉर्निंग ऑफिशियल्स, मेरा नाम एल है और मुझे आप सभी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हम एक टेस्ट करेंगे ये पता करने के लिए कि वो कहाँ से है, क्योंकि एल को शक होता है कि ये जो मर्डरर है वो जापान में ही रहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट वो अपने ड्रॉर को दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी होती है। रियो कहता है, तो तुमने इसे छुपा दिया, और लाइट उसे बताता है इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और इसे खोलने के लिए एक वॉल पेन की रिफिल का यूज करूंगा मैं। ड्रॉर के नीचे जो छेद है उसमें रिफिल को डालूंगा और उस फटे को उठाया जा सकता है जो कि उस ड्रॉर में है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट ने एक बहुत ही तगड़ा सा सिस्टम डेवलप करा होता है उस डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन वो सर्किट पूरा नहीं होता, और अगर कोई बंदा इस डेथ नोट को ऊपर से उठा ले नीचे से रिफिल डालने की बजाय तो वो डेथ नोट ऑटोमेटिकली ब्लास्ट हो जाएगी। और अगर किसी को मुझ पे शक हुआ तो मैंने बोल दूंगा कि मैं अपनी पर्सनल डायरी छुपा रहा था जिसमें मैंने कुछ लिखा हुआ था गलत मलत। जेल जाने से तो अच्छा ही है, थोड़ी सी आग झेल लूंगा, क्या होगा, हाथ जल जाएगा, ये हो जाएगा, कम से कम जेल तो नहीं जाऊंगा। और इस तरफ सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से रोज रोज मर रहे होते हैं, और सिटी के लोग लाइट को कीरा के नाम से जानना शुरू कर देते हैं, और सभी ऑफिशियल्स यही बोलते हैं कि ये किसी प्रकार का कोइंसिडेंस है भाई, और कीरा की एग्जिस्टेंस को नहीं स्वीकारते। और हम देखते हैं कि कीरा के नाम से बहुत सारी फैन वेबसाइट्स भी बनना शुरू हो जाती हैं जो कि कीरा को सपोर्ट करते हैं और उसे डोनेशंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं। और हम देखते हैं कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो लोग डर डर के जीते हैं, और जो लोग ईमानदार होते हैं वो कीरा पर पूरा विश्वास करते हैं और उसे पूरी सपोर्ट करते हैं। जैसा
जैसा कि लाइट यागामी चाहता है। और तभी हम देखते हैं कि एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है टेलीविजन पर और हम देखते हैं कि सूट बूट में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टाइलर, जो कि अपना नाम एल बताता है और एल सामने आ जाता है और सभी ऑफिशियल्स इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। और एक ऑफिसर पूछता है अपने साथ खड़े उस बंदे से कि आज तक इसने अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्या हो गया भाई, अचानक से सामने कैसे आ गया? तो चीफ बोलता है शायद एल इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है। और तभी एल बोलता है केरा, मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है असलियत में तुम एक क्राइम कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत है। और लाइट को ईविल कहकर पुकारता है, जिसकी वजह से लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और लाइट गुस्से में आकर उसका नाम डेथ नोट के ऊपर लिख देता है। और लाइट कहता है भाई अगर तू थोड़ा सा और स्मार्ट होता ना तो मजा आता तेरे साथ, लेकिन तेरी कहानी तो आज यहीं पर खत्म हो गई है। चलो भाई मिलेंगे अगली बार हेल में। और तभी 40 सेकंड बाद लिंड एल टाइलर नीचे गिर जाता है हार्ट अटैक से और उसे कैमरे के सामने से हटा दिया जाता है। लेकिन तभी स्क्रीन के ऊपर बड़ा बड़ा एल दिखाई देता है, जिसे देखकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी हमें एल की आवाज सुनाई जाती है जो कि काफी डिस्टॉर्टेड साउंड होती है ताकि कोई इसे पहचान न ले। अब मुझे इतना तो पता चल चुका है, तुम बिना उस जगह पर मौजूद हुए किसी को भी मार सकते हो। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इस बात पर कभी यकीन भी नहीं होता। तो किरा मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हें दम है तो मुझे मार कर दिखाओ। और इधर सिटी में सभी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं और सभी लोग किरा को बोल रहे होते हैं मारो उसे, मार दो इसको, दिखा दो किरा। पर जैसा कि हमें मालूम है कि बिना किसी नाम और चेहरे के लाइट किसी भी इंसान को ऐसे ही नहीं मार सकता, तो वो बस चुपचाप शौक में वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा होता है बस। और तभी एल बोलता है तुमने तो मुझे काफी तगड़ा हिंट दे दिया। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है ये कोई वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट नहीं है, ये सिर्फ जापान के कांटो रीजन में चल रहा है। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि मैंने इसी जगह को क्यों चूज किया, तो इस चीज का पता लगाने के लिए मैंने तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया था, जैसे तुमने एक बिल्डिंग के अंदर निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक काफी अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें बहुत ही जल्द पकड़ लूंगा बेटे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। और उसके बाद जेल में तुम मुझे बताना कि तुम ये सब मर्डर्स कैसे करते हो। और तभी ब्रॉडकास्ट ऑफ हो जाता है और पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है कि भाई एल तो भाई सही में इसने कमाल कर दिया, ये तो बड़ा खतरनाक बंदा है। और तभी लाइट अपने मन में बोलता है एल तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ कर मार गिराऊंगा। और वो दोनों के दोनों इसी बात को बोल रहे होते हैं अलग अलग जगह पर बैठे हुए। इसके बाद हमें जापानीज पुलिस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है और यहाँ पर कीरा की ही उन रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रही होती है। इन लोगों को 2000 से भी ज्यादा मिस कॉल्स आई होती है और उनमें से 14 ऐसे लोग होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं और उन लोगों ने कीरा को कहीं पर देखा हुआ है। और उसमें से 21 लोग तो ऐसे होते हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो खुद ही कीरा है। एल ने सभी विक्टिम्स की डेथ की टाइमिंग पता करने का ऑर्डर दिया होता है और उन्हें पता चलता है कि उन सभी विक्टिम्स की मौत शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई होती है और वीक डेज पर होती है, लेकिन उनमें से 68% रात के 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हुई है। और ये डेथ सैटरडे संडे और छुट्टी के दिनों पर और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सबको देखकर एक लैपटॉप के थ्रू एल उन सभी को बताता है कि ये जो क्रिमिनल है ना, ये एक स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है जो कि किसी तरह का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है और दुनिया में इंसाफ लाना चाहता होगा। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कीरा सही कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जापान में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स उसकी इस बात को इग्नोर करते हैं और वो चीफ भी उसे बिठा देता है, चुप करो तुम। और तभी एल बोलता है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी विक्टिम्स मरे हैं क्या उनकी जो आइडेंटिटी थी वो पब्लिकली अवेलेबल थी क्या, उनकी फोटोज वगैरह, उनका सोशल मीडिया, या सिर्फ उनके नेम्स बताए गए थे। और वो ऑफिसर्स इस चीज का पता लगाने में लग जाते हैं। और हम दूसरी तरफ लाइट को देखते हैं जो कि सायू को पढ़ा रहा होता है और तभी उसके डैड वहां पर आ जाते हैं और सायू वहां से चली जाती है। तभी रियू कहता है क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। लाइट ये कहता है बाई चांस अगर कोई पुलिस मुझे पकड़ने आती भी है मुझे नॉर्मल रहना होगा ताकि किसी को भी मुझ पर शक न पड़े। अब लाइट नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो जो चीफ था वो लाइट के फादर होते हैं। अब ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं और चीफ लाइट से पूछता है हाँ भी बेटा स्टडीज कैसे चल रही है तुम्हारी। और उसकी बहन और उसकी मॉम लाइट की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। लाइट ने तो कमाल कर दिया, हर एक टेस्ट में नंबर 1 आता है, ये नंबर 1, इसकी चिंता मत कीजिए आप, बढ़िया चल रही है इसकी स्टडीज। खाना खाने के बाद जब रियूक ऊपर आ जाता है लाइट के कमरे में तो रियूक लाइट से कहता है अच्छा तो तुम इसलिए इतने कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारे फादर पुलिस में है। और लाइट उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उनके कंप्यूटर को इजीली हैक कर सकता हूँ और उनके कंप्यूटर से मुझे उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स मिलती रहेंगी। और तभी लाइट अपने डैड का कंप्यूटर हैक कर लेता है और उस कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती है कीरा के केस के रिगार्डिंग उन सभी को देखकर लाइट को पता चल जाता है कि पुलिस को शक पड़ चुकी है कि ये जो कीरा है ना ये कोई स्टूडेंट हो सकता है। और तभी लाइट बोलता है किसी भी इंसान का नाम डेथ नोट पर लिखने के बाद उसके आगे हम उसका कॉज ऑफ डेथ भी लिख सकते हैं, है ना। और मैं हमेशा हार्ट अटैक लिखता हूँ, लेकिन एक दूसरा रूल भी तो है जिसके अकॉर्डिंग हम 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर किसी व्यक्ति की मौत को पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, यानी कि किसी विक्टिम को अलग तरह से भी मार सकते हैं। तो अगर मैं किसी क्रिमिनल का नाम लिखे 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर अंदर उसके मरने का तरीका भी लिख देता हूँ नीचे, तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई इससे तो अब और भी मजा आने वाला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लाइट अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज कर रहा होता है, स्कूल जाता है, खेलता है और दूसरी तरफ वो क्रिमिनल्स लगातार मरते जा रहे होते हैं। और इसके बाद हम जापानीज हेडक्वार्टर में देखते हैं कि 3 ऑफिसर्स उस चीफ के पास आते हैं और उससे कहते हैं सर कल फिर से 24 लोग मरे हैं और उससे पहले 23 लोग मरे थे, मुझे तो ये लगता है कि ये कीरा कोई स्टूडेंट नहीं है और ये सभी डेथ्स वर्किंग डेज में हुई हैं। और उनमें से एक मेंबर बोलता है कि भाई जरूरी थोड़ी ऐसा, वो छुट्टी भी तो ले सकता स्कूल से। और तभी एलो ने बोलता है नहीं तुम समझे नहीं। तो जब से हमने ये कंक्लूड किया कि वो एक स्टूडेंट हो सकता है तो उसने अपने किलिंग पैटर्न्स को बदल दिया है। क्या ये एक कोइंसिडेंस है? मुझे तो नहीं लगता। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि कीरा के पास पुलिस की फाइल का एक्सेस है, क्योंकि कीरा के एक स्टूडेंट होने की खबर सिर्फ हम ऑफिसर्स के
पास ही है और इस तरफ लाइट अपने घर की तरफ जा रहा होता है और लाइट बोलता है मुझे तो लगता है अभी तक पुलिस ऑफिसर्स पे शक होना शुरू हो गया होगा। और इस तरफ हम पहली बार एल को देखते हैं जो कि अपने मन में बोल रहा होता है कि ये इम्पॉसिबल है, इसके पास पक्का पुलिस की फाइल का एक्सेस है, आखिर ये करना क्या चाहता है। और तभी रियुक बोलता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो भाई, अगर तुम ऐसे करोगे तो उसको और भी शक हो जाएगा तुम पर, तुमने टाइमिंग्स चेंज कर दी है, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पुलिस से कनेक्टेड हो। और तभी लाइट बोलता है मैं तो चाहता ही हूँ कि वो मुझे ढूंढे, तभी तो मैं उसे आसानी से खत्म कर पाऊंगा। रियुक तुम शायद समझोगे नहीं लेकिन इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और अभी इस वक्त लाइट उन पुलिस ऑफिसर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। बाहर के लोगों को तो ऐसा लगेगा कि पुलिस ऑफिसर्स और एल मिलकर लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एल और पुलिस ऑफिसर्स में आपस में ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। वो दोनों एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और अब पुलिस को एल को ढूंढना ही पड़ेगा और जैसे ही वो उसे ढूंढ लेंगे मैं उसे मार दूंगा। और इधर पुलिस हेडक्वार्टर में हम लोग देखते हैं कि 3 लोग रिजाइन करने वाले होते हैं जॉब से, क्योंकि उनका कहना था एल तो साला पीछे छुपा हुआ है लैपटॉप के, ठीक है ना। उस बंदे ने अपना चेहरा और नाम कभी नहीं बताया, लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स हमेशा अपने ऊपर एक बैच लेकर घूमते हैं जिस पर हमारा नाम और फोटोग्राफ होती है और कोई भी बंदा जिसके पास कोई कंप्यूटर है वो आसानी से हमें ढूंढकर मार सकता है। हमें तो फील्ड पे काम करना पड़ता है और एल ये पीछे एसी रूम में जाकर काम करता है। तो भाई हमको माफ करो और हमें छुट्टी दो, हम चले यहाँ से। और दूसरी तरफ हम लाइट के स्कूल को देखते हैं और तभी रियुक वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है कि कोई बंदा उसे देख रहा होता है कोने में खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ एल सभी पुलिस ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स को मंगा लेता है और कहता है तो ठीक है, इस पूरी रिपोर्ट में 141 लोग हैं। एक बात तो कंफर्म है कि वो क्रिमिनल इन 141 लोगों में से किसी एक का कोई रिश्तेदार वगैरह होगा, वो पक्का इन्हीं में से है। और तभी चीफ की रिपोर्ट खुल जाती है जो कि लाइट के फादर हैं एल, उसकी रिपोर्ट को पढ़ने लगता है ध्यान से। और इस तरफ रियुक और लाइट जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रियुक लाइट को कहता है कि डेथ नोट तुमसे बेहतर किसी इंसान को नहीं मिल सकती थी, मैं ना ही तुम्हारे खिलाफ हूं ना ही तुम्हारे साथ, मैं तो भाई तुम्हारे साथ तब तक रहूंगा जब तक ये नोटबुक खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम खत्म नहीं हो जाते। और तभी रियुक उसे बताता है कि एक बंदा तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चला इतनी देर तक। और तभी एक बंदा लाइट के पीछे आता है और लाइट को देखकर छुप जाता है फिर से। और तभी लाइट भी थोड़ी देर के लिए रुकता है लेकिन वो फिर से चलना शुरू कर देता है और लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द इससे पीछा छुड़ाना होगा। अब लाइट अपने घर में आ जाता है और वो खिड़की से नीचे देखता है उसी बंदे को जो उसे फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। भाई कौन है ये, मुझे पता लगाना होगा, मुझे इसके बारे में पता चल गया ना तो मैं इसे मार दूंगा। और तभी रियुक लाइट को कहता है तो लाइट मैं तुम्हें बताऊं क्या, शिनिगामी और नॉर्मल इंसान में 2 डिफरेंसेस होते हैं। तुम्हें पता है हम लोग इस डेथ नोट का यूज क्यों करते हैं? मान लो कोई इंसान 60 साल तक जीने वाला है और अगर हम उस बंदे का नाम डेथ नोट में लिखकर उसे 40 साल की उम्र में ही मार देते हैं तो जो बाकी के उसके 20 साल बचे हुए थे वो हमारी लाइफ के अंदर ऐड हो जाते हैं। और अगर कोई हम पर गोली चला दे या हमारा सर फाड़ दे तब भी हम नहीं मरने वाले, लेकिन तुम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, ये सिर्फ शिनिगामी के ऊपर ही अप्लाई हो। तो ये है पहला डिफरेंस तुम में और मुझ में। और तभी लाइट बोलता है अच्छा बहुत बढ़िया। और तभी रियुक उसे दूसरा डिफरेंस बताता है, जब भी कोई शिनिगामी किसी इंसान को देखता है तो उसे उस इंसान का नाम झट से पता चल जाता है क्योंकि हमारे पास शिनिगामी आईज होती हैं। और इस वक्त जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है साफ साफ। और ये सुनकर लाइट बुरी तरह से शॉक हो जाता है और इसी वजह से किसी शिनिगामी को ये दिक्कत नहीं होती कि उन्हें किसी इंसान का नाम जानने की जरूरत है या उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्हें मारने के लिए। शिनिगामी आई से बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं और यही था दूसरा डिफरेंस तुम में और मुझ में। लेकिन एक और बात भी है, जिस शिनिगामी ने उस डेथ नोट को नीचे अर्थ पर गिराया होता है और जिस आदमी ने उस डेथ नोट को उठाया होता है तो वो शिनिगामी उस बंदे को जिसने वो डेथ नोट को उठाया होता है उसे अपनी आईज दे सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब उनमें कोई डील हो। और ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछता है क्या एक डील? और तभी रियुक उसे बोलता है हाँ एक डील, अगर तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा देना होगा। और ये सुनकर लाइट बहुत ज्यादा घबरा जाता है, अगर तुम अभी 50 साल और जीने वाले थे तो तुम सिर्फ 25 साल जियोगे। अब रियुक बोलता है कि ये रूल्स बताना मेरा फर्ज बनता है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया भाई, ठीक है ना। और रियुक उसे बोलता है तो लाइट तुम मुझे अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा दे दो और मैं तुम्हें अपनी शिनिगामी आईज दे दूंगा। और तभी लाइट हंसता है और बोलता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे सभी लोगों का नाम पता चल जाएगा और डेथ नोट को यूज करना और भी इजी हो जाएगा। और तभी रियुक बोलता है तो क्या बोलते हो, डील करें क्या? और तभी हम देखते हैं उसी डिटेक्टिव को जो कि लाइट के बाहर खड़ा होता है और उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए था, लेकिन हम देखते हैं कि लाइट उसके इस ऑफर के लिए मना कर देता है। और लाइट बोलता है कि देख भाई मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर कोई भी क्राइम वगैरह ना हो, ठीक है, और मैं इस दुनिया का एक नया गॉड बनकर जीना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मेरी लाइफ बढ़ाने का ऑफर देते तो शायद मैं सोच सकता था एक बार में, लेकिन कम करना तो भाई बिल्कुल भी नहीं भाई, ना ना ना। और तभी लाइट को एक आइडिया आ जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो उसका भी पीछा कर रहा था वो उसका नाम कैसे पता कर सकता है। और अब उसे ये एक्सपेरिमेंट करना होता है कि वो डेथ नोट के टाइमिंग को कहाँ तक यूज कर सकता है। अगर उसने एक बार कॉज ऑफ डेथ लिख दिया तो उसके पास 6 मिनट और 40 सेकंड होते हैं उसकी डेथ को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, और उसमें वो डेथ का टाइम भी लिख सकता है। और अब उसे बस इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना है कि वो किस तरीके से इसको यूज कर सकता है। अब अगली सुबह हेडक्वार्टर्स में चीफ को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि 6 और लोग मारे जा चुके हैं और सभी के सभी लोग हार्ट अटैक से मारे गए हैं। लेकिन इस बार पैटर्न थोड़ा सा अलग था, उन्होंने मरने से पहले कुछ अजीब सी चीजें की थी, जैसे कि उसमें से एक ने अपने मरने से पहले अपने खून से दीवार पर एक साइन बना दिया था और दूसरे बंदे ने एक ऐसी चीज लिखी जिसका कोई भी सेंस नहीं बनता, कोई और ही लैंग्वेज में है, और तीसरा बंदा अपने सेल से भागकर बाथरूम में गया और मर गया। और ये सारी चीजें एल को दिखाई जाती हैं और एल अब सोचता है कि क्या ये जो लाइट है ये मरने से पहले लोगों की एक्शंस को भी कंट्रोल कर सकता है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं और ये क्या करवाना चाहते हैं लोगों से। और एल उस चीज से बोलता है कि इस वक्त ये रिपोर्ट्स यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये कीड़ा अब
अभी इस वक्त किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अगर हम मीडिया में सारी चीजें दिखाएंगे तो केओस हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम लाइट को देखते हैं और वो फिर से अपने डैड के कंप्यूटर में हैक करके सारी फाइल्स को एक्सेस करता है जिसमें उन सभी क्रिमिनल्स के मरने की रिपोर्ट्स होती हैं और उसे पता चलता है कि उसने जिस तरीके से उन सभी विक्टिम्स के बारे में लिखा था बिल्कुल ठीक उसी तरीके से उन क्रिमिनल्स की मौत हुई है। पहला विक्टिम गया बाथरूम में और मर गया, दूसरे विक्टिम ने बिल्कुल ऐसा ही साइन बनाया जैसा कि उसने अपनी डेथ नोटबुक में लिखा था और तीसरे क्रिमिनल ने बिल्कुल ऐसा ही एक लेटर लिखा जो उसने उस डेथ नोट में लिखा था और इन तीनों ने वही चीजें की जो लाइट चाहता था। लेकिन बाकी के जो 3 बंदे थे उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने उस चौथे बंदे के लिए लिखा था कि उसे 1 घंटे के अंदर अंदर आईफिल टावर के ऊपर चढ़कर नीचे कूदकर सुसाइड करना है। और जैसा कि हमें मालूम है कि भाई कोई बंदा 1 घंटे में जापान से आईफिल टावर तक कैसे जाएगा, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया और सिंपली हार्ट अटैक से मर गया। और उसमें से उस 5th क्रिमिनल को उसने बोला था कि मरने से पहले वो दीवार पर एल का चेहरा बनाए, लेकिन जब उस बंदे ने एल को कभी देखा ही नहीं तो वो उसका चेहरा कैसे बना सकता था, इसलिए वो बिना चेहरा ड्रॉ किए ही मर गया हार्ट अटैक से। और 6th क्रिमिनल के लिए लाइट ने लिखा था कि वो एल के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन जब उसे पता ही नहीं था कि एल है कौन तो वो ऐसा नहीं कर पाया। और इससे हमें पता चलता है कि डेथ नोट इम्पॉसिबल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एल को जो कि सोच रहा होता है कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है भाई, और वो सोचता है कि ये कीड़ा इन क्रिमिनल्स को किसी लैब रैट की तरह यूज कर रहा है, ये लेटर्स क्या ये कोई मैसेज हो सकता है? और तभी एल देखता है कि ऊपर वाली लाइन में लिखा है एल क्या तुम्हें पता है, बस इतना ही लिखा होता है। और ये देखकर एल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी दूसरी तरफ लाइट बोलता है तो अब असली खेल शुरू होने वाला है। अब ये एक ऐसा क्रिमिनल है जिसने कल ही एक बैंक को लूटने की कोशिश की थी और वहाँ पर कुछ लोगों पर हमला करके वहाँ से भाग गया। और तभी लाइट एक लड़की को कॉल करता है और हम देखते हैं कि लाइट एक डेट पर आया होता है और वो डिटेक्टिव अभी भी लाइट का पीछा कर रहा होता है। लाइट उसे देखकर काफी खुश होता है, चलो अच्छा है आ गया ये, वरना आज का दिन ये मेरा वेस्ट हो जाता। रियो उससे पूछता है हाँ भी क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, करना क्या चाहता तू, कुछ बताएगा भी मुझे? लाइट कहता है कि भाई तेरे को तो पता ही ना चाहिए, तेरे सामने तो लिखा था मैंने सब कुछ उस डेथ नोट में। और अब इसके बाद लाइट उस लड़की से मिलता है और वो दोनों एक बस के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस बस के अंदर वो डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के पीछे वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। लाइट उस लड़की से रैंडमली कुछ बातें कर रहा होता है और तभी थोड़ी आगे चलकर वो क्रिमिनल जिसे हमने भी पहले देखा था वो उस बस के अंदर चढ़ जाता है और बस को हाईजैक करने की कोशिश करता है। और वो क्रिमिनल बोलता है अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगा। और ड्राइवर गाड़ी रोक, जल्दी से स्पेस लैंड पर कॉल करके बोल उन्हें तुम्हारी बस हाईजैक हो चुकी है और कम से कम भी 1 करोड़ रुपए किसी लड़की के हाथ में यहाँ पर भेजो मुझे, वरना मैं सबको मार डालूंगा। अब इसके बाद लाइट एक नोट के ऊपर कुछ लिखता है और यूरी को उस नोट के थ्रू बताता है कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उस क्रिमिनल को धक्का देकर उसकी पिस्टल को छीन लूंगा। लेकिन पीछे वो जो डिटेक्टिव बैठा होता है वो कहता है नहीं ये खतरनाक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। और हाँ तुम्हें लिख के देने की जरूरत नहीं है, वो काफी दूर है हमसे, वो हमें नहीं सुन सकता। और तभी लाइट उस डेथ नोट के ऊपर कुछ लिखता है और उसे अपनी जेब के अंदर डाल लेता है। और तभी लाइट गुस्से से उस डिटेक्टिव को बोलता है तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उस बंदे के साथ नहीं हो? और तभी यूरी कहती है ये क्या बोल रहे तुम? और तभी लाइट बोलता है अरे हाँ मैंने बहुत देखे हैं इसके जैसे, एक बंदा बस को हाईजैक करता है और दूसरा बंदा पीछे बैठा हुआ ऐसे दिखाता है जैसे वो अकेला है, लेकिन उसका एक और साथी पीछे बैठा होता है ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो संभाल ले। और तभी यूरी डरने लग जाती है और वो डिटेक्टिव सोचता है कि ये तो एक लड़का है यार, लाइट तो कोई कीड़ा वगैरह नहीं सकता, ये तो एक नॉर्मल लड़का है। और तभी वो डिटेक्टिव लाइट को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा देता है FBI वाला, उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए कि वो उस हाईजैकर के साथ नहीं है और FBI का एक ऑफिसर है। और लाइट उस ID कार्ड को देखकर समझ जाता है कि एल FBI का यूज कर रहा है जापानीज पुलिस के साथ मिलकर कीड़ा को पकड़ने के लिए। और उस डिटेक्टिव का नाम होता है रे पेनबर और लाइट उसका नाम जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका ID कार्ड देते हुए बोलता है ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन एक बात बताओगे एक FBI एजेंट इस बस में क्या कर रहा है? तुम्हारे पास गन तो होगी ना, अगर कुछ भी होगे तो संभाल लोगे तुम। और तभी रे पेनबर समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने 2 दिन पहले एक बैंक लूटने की कोशिश की थी और 3 सिविलियंस को मारकर वहां से भाग गया था। अब लाइट अपनी जेब में से हाथ बाहर निकालता है और वही नोट उसकी जेब में से बाहर निकलकर गिर जाता है और वो क्रिमिनल उसे देख लेता है और उसे कहता है ओ भाई क्या कर रहा है ये, नोट्स पास कर रहा है तू? वो क्रिमिनल पास आता है और उस नोट को देखता है और वो देखता है कि उसके ऊपर डेट प्लान्स लिखे होते हैं, हग डे, रोज डे, इन सब की डेट्स लिखी होती हैं, वही निब्बा निब्बी वाले काम। और उस नोट को उसे देकर वहां से चला जाता है। अब जैसे ही बस एक टनल में से निकलती है तो वो क्रिमिनल देखता है कि उसके पीछे एक परछाई सी है और उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और कहता है तू कौन है भाई, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे है तुम? पहले तो रे पेनबर को लगता है कि वो उसे ही कह रहा है, लेकिन असली में वो क्रिमिनल रियूक को देख पा रहा होता है और रियूक भी कंफ्यूज हो जाता है तो मुझे देख सकते हो क्या? और क्रिमिनल बहुत ज्यादा डरा होता है उसे देखकर और कहता है आगे है ना तू, शूट कर दूंगा तेरे को, वहीं पे रह, तुम तो एक मॉन्स्टर हो। और जैसे ही रे देखता है कि वो क्रिमिनल उस पर शूट करने वाला होता है तो वो सभी लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए नीचे बैठने के लिए कहता है। और तभी रियूक समझ जाता है कि वो जो नोट अभी गिरा था लाइट की पॉकेट में से वो एक डेथ नोट का नोट था और अभी जब उस क्रिमिनल ने उस नोट को पकड़ा था इसकी वजह से अब वो क्रिमिनल रियूक को देख पा रहा है। और अब जैसे ही रियूक उस क्रिमिनल के पास जाता है तो वो क्रिमिनल अपनी सारी की सारी गोलियां रियूक के अंदर धर देता है और अपनी बंदूक खाली कर देता है। और तभी रे पेनबर वहां पर आता है और उस क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिमिनल बस रुकवा देता है और बस से नीचे कूद जाता है। और जैसे ही वो उस बस से नीचे आता है तो एक गाड़ी वहां पर आती है और उस क्रिमिनल को ठोक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल वहीं पर मर जाता है। और ये सब देखकर रे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और तभी बस के अंदर लाइट बोलता है 11:45 बिल्कुल एग्जैक्ट। और अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और हम देखते हैं कि उसने अपनी डेथ नोटबुक में लिखा होता है उस क्रिमिनल का नाम और तो और उसने ये भी लिखा होता है कि वो 11:35 पर एक बस पकड़ेगा और बस पर चढ़ने के बाद उस बस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा और उसके पास एक गन भी होगी। लेकिन थोड़े समय बाद ही वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर को देखेगा जो कि रियूक है और उस पर गोलियां चला के अपनी पूरी
बंदूक को खाली कर देगा और इसके बाद वो बस से उतरकर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा ठीक 11:45 पर और वो मर जाएगा। और अब लाइट समझ आता है कि ये डेथ नोट कभी भी नहीं चुकती, ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है और जैसा उसने लिखा था बिल्कुल वैसा ही हुआ उस क्रिमिनल के साथ। और अब इसके बाद तुम्हारी बारी है रे पेनबर्ग। अब 20 दिसंबर सुबह 11:50 पर हम उस क्रिमिनल को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी थी और पुलिस और एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंच चुकी है और रे पेनबर्ग बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। अब रे लाइट के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पर था यहाँ पे। और लाइट भी उसे कहता है हाँ ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब रे वहाँ से चला जाता है और लाइट अपने मन में सोचता है मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता चले कि तुम मुझसे मिले थे, वरना सारा शक मुझ पर जाएगा और पुलिस इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही देखेगी। अब लाइट अपने घर जाता है और र्यूक उससे पूछता है हाँ भी अब क्या प्लान है तेरे, अब क्या करने वाला है, उस डिटेक्टिव को मारने वाले हो तुम? लेकिन लाइट उसे कहता है नहीं अभी नहीं, उसे एक हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक वो बंदा किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा और अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। और तभी एल का वो पार्टनर उसे बताता है कि एक और विक्टिम मर चुका है और उसने वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा है जो कि होता है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। और अब एल उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और देखता है कि पहले लेटर में लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें पता है, और दूसरे लेटर में लिखा होता है शिनिगामी। और एल सोचता है कि मुझे क्या बताना चाहता है कि शिनिगामी सच में होते हैं। अब उस एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं और लाइट वहाँ पर खड़ा होता है और र्यूक से कहता है कि इतने दिन से जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो अब काम आने वाले हमारे। मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसा कि तुम जानते हो कि किसी के नाम लिखने के बाद ही हम उसकी एक्सीडेंटल डेथ या उसकी डिटेल्स के बारे में लिख सकते, लेकिन अगर हम डेथ नोट में पहले से ये सारी चीजें लिख दें तो हमें सिर्फ नाम लिखने की जरूरत है उसके बाद, और उसके बाद वो चीज हो जाएगी। और र्यूक ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि ये चीज तो उसे भी नहीं पता थी। और तभी हम रे पेनबर्ग को देखते हैं जो कि लाइट का पीछा करने निकल पड़ता है और लाइट उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है रे पेनबर्ग अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं किरा हूँ। और ये सुनकर रे पेनबर्ग हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। किरा से कहता है कोई भी चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी रे पेनबर्ग सोचता है ये आवाज मैंने कहीं तो सुनी है। और तभी लाइट बोलता है पहले मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही किरा हूँ। और वहाँ पर एक चश्मे वाला आदमी खड़ा होता है एक कॉफी शॉप के बाहर और तभी लाइट उसको मार देता है और उसे बताता है कि इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस थे, लेकिन ये हर बार बच जाता था किसी न किसी तरीके से, तो इस बार मैंने इसे टपका दिया। मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की है और साथ ही तुम्हारे बारे में भी। और तभी रे उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है भाई मान लिया मैंने, तुम किरा हो। और तभी लाइट उससे इस स्टेट में आने वाले एजेंट्स के बारे में पूछता है और तभी लाइट रे को एक एनवेलप देता है और कहता है ये लो इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कानों में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और लाइट वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अब तुम्हें एक लाइन में बैठना है, तुम्हें अंदर जाना है और दरवाजे की साथ वाली सीट पर बैठना है और अगर कोई इसमें पहले से बैठा है तो उसके उठने का इंतजार करना है और जब तुम बैठ जाओगे तो मुझे बताना और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करियो बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब रे उस ट्रेन में बैठ जाता है और उससे पूछता है हाँ तो बताओ मुझे कितने एजेंट्स हैं यहाँ पे और तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पर। और तभी लाइट उसे कहता है हाँ ठीक है अब एक काम करो, तुम्हारे पास जो एनवेलप मैंने तुम्हें दिया उसे निकालो। और हम देखते हैं कि एक पेपर सा होता है और उसमें बीच बीच में कुछ लिखने की जगह होती है और लाइट उसे कहता है कि काम करो सबसे ऊपर वाली जो जगह है ना वहाँ पर अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे सोच रहा होता है कि ये करना क्या चाहता है भाई, क्या प्लान है इसका, पर वो सोचता है कि भाई मुझे इसकी बात माननी होगी वरना ये पता नहीं क्या कर देगा, पागल इंसान है ये। और लाइट उसे बोलता है अब अपना लैपटॉप ऑन करो, तुम्हें तुम्हारा सुपीरियर सारे एजेंट्स की इंफॉर्मेशन भेज देगा और उसमें उन सभी एजेंट्स के नाम और फेसेस होंगे। और तभी रे पेनबर्ग ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसमें सभी एजेंट्स के नाम और उनकी आइडेंटिटी कार्ड थे। रे पेनबर्ग हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये ऐसे कैसे भेज सकता है भाई मुझे, ये कैसे हो रहा है। और लाइट उसे बोलता है ठीक है इनके चेहरे देखो और एक एक करके इन सभी के नाम लिखो उस नोट पर। और वो सबके नाम लिख देता है चुपचाप और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करना क्या चाह रहा है भाई, क्या कर रहा है बंदा। और अब लाइट बोलता है ठीक है अब उन सारी चीजों को उसी एनवेलप में वापस डाल दो और अपने ऊपर मौजूद उस रैक पर रख दो और ध्यान रखना उस एनवेलप को कोई देख ना ले और थोड़ी देर बाद ट्रेन से बाहर निकल जाना। रे सोच रहा होता है कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा भाई कहाँ सुनी है मैंने ये आवाज। और तभी शाम के 4:41 पर रे उस ट्रेन से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ट्रेन बंद होने लगती है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर लाइट खड़ा होता है और उसने उस एनवेलप को उठा लिया होता है और लाइट उसे कहता है गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द नर्क में मिलेंगे। और रे पेनबर्ग मर जाता है और हमें पता चलता है कि रे पेनबर्ग ने वो सारे एजेंट्स के नाम जो लिखे थे उसने वो डेथ नोट के ऊपर लिखे थे और उसे पता भी नहीं था कि वो अपने ही दोस्तों को अपने ही हाथों से मारने लगा हुआ है। और जो उसका इंचार्ज था उसके लिए उसने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट्स की फाइल भेजेगा और उसके बाद हार्ट अटैक से मर जाएगा और ठीक वैसा ही हुआ। और बाकी एजेंट्स के आगे लाइट ने लिखा होता है कि एक बार उसे वो सारी फाइल्स अगर मिल गई तो उसके बाद वो सभी के सभी हार्ट अटैक से मारे जाएंगे। दरअसल लाइट ने उस इंचार्ज को सबको फाइल भेजने के लिए बोला था और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो इंचार्ज अकेला रे पेनबर्ग को वो फाइल्स भेजता तो सीधा शक उस पर आता और सबको पता चल जाता कि रे पेनबर्ग जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था वही कीरा है। इसलिए शक को बांटने के लिए उसने वो फाइल सभी को भेज दी और सभी को मरवा दिया और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। और गाइस जुजुत्सु काइसेन की वीडियो पर कॉपीराइट आ रहा है यार तो मैं उसे यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाऊंगा, तो गाइस एक काम करो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जुजुत्सु काइसेन का अगला पार्ट मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं अगली वीडियो में।